नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 20वीं सदी की शुरुआत यूरोप के देशों में समाजवाद की हवा चल रही थी। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों में आबादी समाजवाद की विचारधारा की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। उन्होंने दास प्रथा को पीछे छोड़ दिया था। यह समय था सामाजिक और आर्थिक बदलाव का। नए शहर बन रहे थे, रेलवे का विकास हो रहा था। एक तरह से देखें तो औद्योगिक क्रांति का फायदा पश्चिमी यूरोप के देशों में देखा जा सकता था। लेकिन औद्योगिकी की चमक धमक में लोग एक बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो था मजदूर वर्ग के लोगों का मुश्किलों भरा जीवन। औद्योगिक क्रांति के कारण फैक्ट्रियां तो बनाई गई, मगर इन्हीं फैक्ट्रियों ने मर्दों के साथ साथ औरतों और बच्चों को भी अपनी ओर खींच लिया था। काम करने का समय बहुत लंबा था और तनख्वाह बहुत कम। बेरोजगारी आम बात थी। लोगों को रहने के लिए साफ सुथरे घर भी मिलना मुश्किल थे और इन्हीं सभी चीजों के कारण समाजवाद की लहर बहने लगी। उदारवादी और कट्टरपंथी दोनों ही स्वभाव के लोग पुराने तरीकों से तंग आ चुके थे। ये लोग मानते थे कि समाज में निम्न वर्ग की प्रताड़ना का कारण है निजी संपत्ति, और अगर लोगों के पास निजी संपत्ति नहीं हो तो उनकी बीच की असमानताएं दूर की जा सकती है। क्रांतिकारी ऐसा मानते थे कि क्रांति से बने देश में हर इंसान को समानता से देखा जाएगा, और 1815 में मैज़िनी ने इटली में ऐसा ही करके दिखाया था। 1870 के बाद इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में मजदूर वर्ग के लोगों ने मजदूर संघ बनाना शुरू कर दिए थे। ये संघ कम घंटों और ज्यादा वेतन की मांग करते थे। इसका नतीजा हुआ जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन और 1905 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन। मगर 1914 तक किसी भी यूरोपीय देश में समाजवादी पार्टियां सरकार नहीं बना पाई थी। आश्चर्यचकित करने वाली बात है, मगर 1917 में उस देश में समाजवादी सरकार बनी जिसको पश्चिमी यूरोप के देश पिछड़ा मानते थे। रूस में बनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। लेकिन ऐसा होने से पहले रूस की जनता को जार के शासन और उद्योगपतियों से रस्साकसी के दौर से गुजरना पड़ा था। रूसी क्रांति की शुरुआत 1905 में ही हो गई थी। आइए जानते हैं कैसे। 1890 से 1900 के दौर में रूस में औद्योगिकी ने थोड़ी तेजी पकड़ी जब रूस में रेलवे का विस्तार हुआ, और इसके कारण शुरू हुआ गांवों से शहरों के तरफ लोगों का पलायन। पहली बात थी कि रूस में अभी भी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद चल रहा था और जार की शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए सांसद भी नहीं था। इसलिए रूस में दासत्व अभी भी खत्म नहीं हुआ था। भले ही 1861 में ही यहाँ दास प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। गरीब किसान मजबूर थे रईस लोगों के खेतों में काम करने को, और रूस की 85% आबादी खेती करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। फिर भी जिंदगी में कुछ खास तरक्की नहीं कर पाती थी और इसलिए शहरों की तरफ पलायन हो रहा था। ऊपर से रूस में फैक्ट्रियां केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थी, तो लोग यहीं आकर बसते थे। इसके कारण इन दोनों शहरों में 1890 से 1910 तक आबादी दोगुना हो गई थी। इन फैक्ट्रियों में काम करना होता था 10 से 12 घंटे और वेतन कम था। सरकार उद्योगों पर निगरानी तो रखती थी, मगर मजदूरों पर होने वाले अत्याचार को रोकना मुमकिन नहीं था। इन फैक्ट्रियों में महिलाओं की आबादी कुल आबादी की 31% थी और उन्हें पुरुषों के मुकाबले आधी या 3/4 तनख्वाह दी जाती थी। शहरों में लोगों को रहने के लिए अच्छे घरों का भी बंदोबस्त नहीं था, यानी मोटे तौर पर जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। गांवों में भी देखे तो किसानों पर भी अत्याचार होते थे। ज्यादातर जमीन जार के अंदर काम कर रहे रईसों के पास या चर्च के पास थी, तो किसानों को उनकी जमीन पर काम करके रोटी कमानी पड़ती थी। किसानों के मन में जमींदारों के प्रति कोई भी इज्जत नहीं थी। लोग कभी कभी जमींदारों की हत्या भी कर डालते थे। 1902 से 1905 तक इन घटनाओं में और भी वृद्धि हो गई। देखा जाए तो रूस के किसान समय समय पर अपनी जमीन को एक साथ जमा करते थे और फिर अलग अलग परिवारों की जरूरत के हिसाब से उसे वापस अपने बीच बांट लिया करते थे। इस तरह से देखें तो रूस में पहले से ही समाजवाद का प्रचलन था। इसलिए क्रांतिकारी मानते थे कि रूस को समाजवादी क्रांति की ओर मोड़ा जा सकता है। इन सभी चीजों के बीच 1904 में रूसो जापानी युद्ध शुरू हो गया और इसके कारण बाजार में सामान के दामों में वृद्धि हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि मजदूरों के वेतन में 20% की कमी हो गई। यह वास्तविक कमी नहीं थी। आप इसे ऐसे समझे, मान लें कि आपका वेतन 100 रुपए है और बाजार में चीनी की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है। अचानक से महंगाई बढ़ जाती है और चीनी की कीमत हो जाती है 25 रुपए प्रति किलो।
तो जहां आप 5 किलो चीनी खरीद रहे थे, अब आप 4 किलो चीनी ही खरीद पाएंगे। यानी सीधे तौर पर देखें तो आपका वेतन 20% कम हो चुका है। इसके कारण मजदूरों ने भी मांगे रखना शुरू कर दी थी। रूस में भी मजदूर संघ बनने लगे और इनमें सदस्य भी जुड़ने लगे। इसके बाद मजदूरों ने वेतन बढ़ाने और काम के समय को 10 से घटाकर 8 घंटे करने की मांग रख दी और हड़ताल कर दी। कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 मजदूर हड़ताल पर चले गए और फादर गैपोन की अगुवाई में ये गुट विंटर पैलेस पहुंच गया, जहां पर लोगों पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। 100 मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हो गए। इसी घटना को ब्लडी संडे कहते हैं। इसके बाद भी मजदूर नहीं माने और हड़ताल में जुटे रहे। ब्लडी संडे की खबर सुनकर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ बाहर चले गए। वकीलों, डॉक्टरों और अन्य मध्य वर्ग के लोगों ने संघों का संघ बनाया और संविधान सभा की मांग करने लगे। इसी को हम 1905 की रूसी क्रांति कहते हैं। और इसी की जवाबदेही में जार ने बनाया रूस का पहला सांसद, जिसका नाम था डूमा। यह रूस में समाजवाद की तरफ बढ़ाया हुआ पहला बड़ा कदम था। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।